हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, जिसका चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था, पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट, जो सेक्शन 143 तक कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम 144 सेक्शन से कवर करेंगे और ये जो JDA JLO का एग्ज़ाम है जुलाई में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन 144, उपज के संबंध में अधिकार और दायित्व। राइट एंड लाइबिलिटीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूस, यानी एक फसल जब खेत में खड़ी रहती है तब उस पर किसका अधिकार है, इस बारे में ये सेक्शन बात करती है। इस सेक्शन के पैराग्राफ को हम 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर वो रेंट जो है वो उस फसल के अनुमान के आधार पर है, यानी खड़ी फसल के अनुमान के आधार पर है, अभी फसल काटी नहीं है, तब उस फसल पर अनन्य रूप से उस टेनेंट का ही हक होगा, पहली बात। दूसरा, अगर वो रेंट काटने के फसल को काटने के बाद अप्रॉक्सीमेट क्या होना चाहिए उस आधार पर है, तो अगर कटाई के बाद के तो भी कब्जा उस फसल के ऊपर किसका रहेगा, टेनेंट का ही रहेगा। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन दे रखा है टेनेंट को, लेकिन अगर जब तक प्रॉपर एस्टिमेट और डिवीज़न उस फसल का नहीं हो जाता कटाई के बाद, तब तक उस फसल को नहीं काटा जाएगा। दूसरी बात। तीसरा, दोनों ही सिचुएशन में राइट किसका है, अनन्य रूप से अधिकार टेनेंट का है। तो जमींदार या लैंडलॉर्ड को उस प्रॉपर्टी पे या उस फसल में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर लैंडलॉर्ड ऐसा करता है तो यही माना जाएगा कि उसने पड़ोस वाली फसल से उसकी फसल ज़्यादा अच्छी हुई है, अगर लैंडलॉर्ड उस फसल को काटने में अपना इंटरफेयर करता है। और इसमें पेनल्टी दे रखी है, 100 रुपये तक का हर्जाना फसल के लिए उस लैंडलॉर्ड को भरना होगा। तो सेक्शन 144 ये बात करता है। सेक्शन 145, वास्तविक विभाजन द्वारा वसूली। ये धारा क्या कहती है कि अगर रेंट फसल के हिस्से के रूप में देना है, यानी कटाई के बाद देना है, तो आमतौर पर क्या होता है कि जो फसल की कटाई के बाद दिया जाएगा रेंट। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपस में सहमत हो या कोई प्रथा ऐसी हो, तो फसल को बिना काटे भी पहले ही अनुमानित मूल्य और मात्रा के आधार पर रेंट तय किया जा सकता है, यानी खड़ी फसल के आधार पर तय किया जा सकता है। तो इसमें से छोटा सा सेक्शन है, 5 पॉइंट है इसमें, कि जैसे अगर मान लीजिए कि फसल काटने के बाद जो अनाज होता है उसके आधार पर रेंट दिया जाना है, तब ये सेक्शन काम आएगा। तो वास्तव में जो विभाजन किया गया है उस आधार पर बंटवारा कर दिया जाएगा कि कितना देना है। ये तो हो गया जनरल रूल। लेकिन अगर दोनों दोनों किराएदार और जमींदार दोनों अगर सहमत है, आपस में अगर एग्रीमेंट उन्होंने कर रखा है, या फिर ऐसी कोई कस्टम है, तब उसको बिना काटे भी खड़ी फसल के आधार पर भी फसल का बंटवारा अनुमान लगाकर किया जा सकता है। ये सेक्शन 145। सेक्शन 146 लैंडलॉर्ड पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। अगर फसल हिस्से के रूप में दी जानी है, अगर रेंट में, मतलब ये सेक्शन 145, 144, 145 और 146 एक साथ पढ़नी है। तो अगर ऐसी क्लेम कर रखा है कि फसल की कटाई के बाद में फसल के हिस्से के रूप में रेंट देना है, तो लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं है कि उस फसल को ले जाने के लिए जो भी कार्टेज या जो भी भाड़े की गाड़ी वगैरह होती है उसके लिए वसूल नहीं कर सकता रेंट। रेंट जितना देना है उतना ही तय रहेगा। और अगर फसल को ले जाने के लिए कोई भी साधन चाहिए तो उस लैंडलॉर्ड को खुद ही भुगतान करना होगा। ये इतनी सी बात करता है ये सेक्शन। पढ़ते हैं इसको। जमींदार के दावे पर सीमा, यदि लगान जिन्स में दिया जाता है, यानी फसल के रूप में दिया जाता है, तो जमींदार गाड़ी के भाड़े के लिए अतिरिक्त फसल या पैसे का दावा नहीं कर सकता। जमींदार अगर अपने हिस्से की उपज को अपने निवास या किसी बाजार तक ले जाने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। वो टेनेंट को ये नहीं कर सकता कि आप मुझे किराए पे गाड़ी करके दो। इस सेक्शन का उद्देश्य ये है, किराएदार केवल सहमत लगान के लिए उत्तरदायी है, अतिरिक्त परिवहन लागत के लिए नहीं है। सेक्शन 147, कलेक्टर द्वारा कीमतों का प्रकाशन। अब ये सेक्शन तब काम आता है जब सेक्शन 146 के बाद की स्थिति में, यानी जब लगान का भुगतान एक तो नगद में करना हो, और अगर कोई विवाद आपस में हो जाता है कि फसल की सही कीमत क्या होगी,
तब इसमें कलेक्टर ने जो लिस्ट जारी कर रखी है वो एक आधिकारिक प्रमाण मानी जाएगी। यानी जैसे ही फसल की कटाई हो जाती है तब उसके 1 महीने के भीतर या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कलेक्टर एक विवरणी तैयार करेगा, सूची तैयार करेगा। उस सूची में क्या होगा, रिटर्न ऑफ प्राइसेस। उस सूची में जितने भी खाद्य, ऑल फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो भी हैं उन सब की बाज़ार में प्रचलित कीमत क्या है वो लिखा हुआ होगा। और वो जो कीमत उस एक बार कलेक्टर ने विवरणी में अपनी कीमत तैयार कर दी, उसी को एस्टिमेट माना जाएगा, उसी को बेस माना जाएगा। बस एक इसका एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से कोई कीमत तय कर रखी है कलेक्टर के ये सूची तैयार करने से पहले, तब वो रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर सेक्शन ये तब काम आता है जब मान लीजिए आपस में उन फसलों को लेकर विवाद हो जाता है कि इसकी कीमत क्या रखनी चाहिए। सेक्शन 148 विभाजन के लिए आवेदन। तो जैसे कि हमने सेक्शन 147 में पढ़ा था, 147 में क्या पढ़ा था कि कलेक्टर एक रिटर्न ऑफ प्राइसेस तैयार करता है, यानी कीमतों की एक विवरण तैयार करता है। ये कब किया जाता है, जब दोनों पक्षकारों में, टेनेंट और लैंडलॉर्ड में, उस रेंट को लेकर अगर कोई विवाद हो जाए तब। अब 148 बात करता है उसके आगे का प्रोसेस, कि अगर दोनों पक्षकारों में कोई विवाद हो जाए, विवाद ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब टेनेंट या लैंडलॉर्ड दोनों में से भी कोई एक पर्सन उपस्थित ना हो, तब ये सेक्शन होगा। तब ऐसी स्थिति में उस उपज के बंटवारे या अनुमान के समय में अगर उपस्थित नहीं है तो आवेदन कर सकते हैं उचित समय पर। अगर उपस्थित नहीं है तो तहसीलदार को आवेदन करना होगा। इम्पोर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए कि एप्लीकेशन किसे किया जाएगा, तहसीलदार को किया जाएगा, और जो भी प्रॉपर फीस होगी वो पे की जाएगी उस एप्लीकेशन के साथ में। अब ये तो सेक्शन 148 का सिंपल है, ये जनरल प्रोविज़न। आप इसके एक्सेप्शन में दे रखा है कि आप उचित टाइम की, प्रॉपर टाइम की बात कर रहे हो, तो वो प्रॉपर टाइम कौन सा वो प्रॉपर टाइम है। तो इसमें अलग अलग फसल के लिए अलग अलग दे रखा है, जैसे खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही पॉइंट। तो खरीफ की फसल के लिए उचित समय का मतलब है, अगर अनुमान लगाना है, अनुमान कैसे, वो फसल खड़ी फसल है और उसकी अनुमानित कितना लागत उसकी लगी होगी उस आधार पर अगर रेंट डिसाइड करना है तब तो 5 नवंबर दे रखी है। और अगर विभाजन की बात करते हैं तो 5 फरवरी। तो ये दोनों याद रखना है हमें, नवंबर और फरवरी। और रबी की फसल है अनुमान लगाने के लिए, यानी खड़ी फसल पे अनुमान लगाने के लिए तो 30 मार्च, और अगर विभाजन है तो विभाजन के लिए हो जाएगा 30 मई। अब इसके आगे जो सेक्शन 149 है ये उसकी बात करता है कि जब वो एप्लीकेशन तहसीलदार के पास पहुंच जाता है तब तहसीलदार उसके लिए क्या प्रोसेस अप्लाई होगी। सेक्शन 149 है प्रोसेस की, कि जैसे ही एप्लीकेशन तहसीलदार के पास में आ जाता है, जैसे ही तहसीलदार को आवेदन प्राप्त हो जाता है वो दो काम करेगा। एक तो नोटिस जारी करेगा, नोटिस किसको, जो अपोजिट पार्टी है उसे, ठीक है, और दूसरा एक अधिकारी को नियुक्त करेगा। ये दो काम हो गए। और ये जो दोनों पक्षकार हैं इन दोनों पक्षकारों को कहा जाएगा कि आप अपने अपने असेसर्स को अपॉइंट कर लो। असेसर्स क्या होता है, एक मूल्यांकन करता होते हैं जो कि उस फसल का प्रॉपर अनुमान लगा सके और मूल्यांकन कर सके बिल्कुल निष्पक्ष। और अगर दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार या दोनों पक्षकार ही उस असेसर को अपॉइंट करने में अगर फेल हो जाते हैं तो ये जो अधिकारी तहसीलदार ने अपॉइंट किया गया था ये अधिकारी पड़ोस की होल्डिंग का कोई व्यक्ति है उसको असेसर नियुक्त कर सकता है ताकि वो निष्पक्ष रहे। और ये जो भी ये तीनों, एक तो अधिकारी होंगे और दो असेसर होंगे, जो भी इनकी राय होगी वो राय अपनी तहसीलदार को देंगे और तहसीलदार उस राय के आधार पर अपना निर्णय तैयार करेगा। फिर प्रोसेस आता है कि वो निर्णय या आपत्तियां जो भी, अगर मान लीजिए तीनों ही, एक अधिकारी और दोनों असेसर अगर किसी चीज़ को लेकर आपस में असहमत है तो वो रिपोर्ट भी किसको दी जाएगी, असहमति की रिपोर्ट भी तहसीलदार को दे दी जाएगी। और वही निर्णय की सूचना 1 सप्ताह के भीतर, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर तहसीलदार के निर्णय से लेकर या उसके रिकॉर्ड को लेकर कोई भी आपत्ति है तो 1 सप्ताह के भीतर आपको आपत्ति देनी होगी, तहसीलदार द्वारा सुनवाई की जाएगी और फिर सहमति के आधार पर बंटवारा किया जाएगा। और फाइनल डिग्री जो होगी वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि लगान की डिग्री, यानी ऐसे वसूला जाएगा जैसे रेवेन्यू हो।
अब एक यहाँ पे थोड़ा सा अलग पॉइंट ये आता है, सिविल कोड का पॉइंट आता है कि अगर ये दोनों पक्षकार ये कहते हैं कि ये जो आप बंटवारा होना है वो लगान के आधार लगान बंटवारे पर आधारित ही नहीं है, यानी या तो किसी कस्टम पे आधारित है वो या फिर किसी और चीज़ पे आधारित है, बंटवारे पर आधारित नहीं है। तब बंटवारे की अगर बात आ जाती है तो ये केस चला जाएगा सिविल कोर्ट के पास में, जो भी प्रॉपर कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसे, और उसका डिस्क्रेशन दिया जाएगा। और फिर कोर्ट जो है वो किराएदार टेनेंट को बॉन्ड भरने के लिए कहेगा एक पर्टिकुलर टाइम में। अगर वो बॉन्ड भर देता है तो ठीक है, और अगर बॉन्ड किराएदार के द्वारा नहीं भरा जाता तो फिर जो फसल है उसको अटैच कर लिया जाएगा, कुर्क कर लिया जाएगा। तो ये इसकी प्रोसेस है। इसमें मोस्टली हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 1 वीक वाली लिमिटेशन को याद रखना है कि 1 वीक में ही तो नोटिस जारी होगा और 1 वीक में ही आपत्ति करनी है। सेक्शन 150 बकाया लगान के लिए वाद। सिंपल सा सेक्शन है कि अगर वो फसल अनुमान या बंटवारे पर आधारित है तो फिर, और लगान अगर बकाया है और कोई डिक्री यानी सिविल कोर्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है और सिविल कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री अगर नहीं की गई है, तब वो जो जमींदार हैं वो उस बकाया के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। बस ये सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन 151 किस्तों और दरों का निर्धारण। जो टेनेंट है वो अपने रेंट को किस्तों में भी दे सकता है, ये सेक्शन बात करता है। और उसकी सीक्वेंस क्या होगी, अगर उन दोनों में आपस में कोई समझौता किया गया है, पहले से म्यूचुअल एग्रीमेंट किया गया है कि किस तारीख को देनी है वो इंस्टॉलमेंट में और कब देनी है, तो उस आधार पे दे दिया जाएगा। और अगर आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है तो जो सेटलमेंट में जो डेट तय हुई थी उस आधार पर दे दिया जाएगा। और वो भी नहीं है तो अगर कोई स्थानीय प्रथा है तो उस आधार पर रेंट दिया जा सकता है। तो यदि लगान की किस्तों और तारीखों पर आपसी सहमति है तो लगान समझौते के अनुसार तय हो जाएगा। यदि समझौता नहीं है लेकिन किस्तों और तारीखों को बंदोबस्त के दौरान निर्धारित और रिकॉर्ड किया गया था तो लगान उसी के अनुसार तय हो जाएगा। और अगर कोई स्थानीय प्रथा है अन्य मामलों में तो लगान उस स्थानीय प्रथा या रिवाज के अनुसार भी तय हो सकता है। सेक्शन 152 बकाया लगान पर ब्याज। सबसे पहला क्लोज की बकाया होता क्या है। तो जब एक निर्धारित तिथि उसके लिए रेंट देने के लिए तय है और उस डेट पर अगर रेंट नहीं दिया जाता है तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे से ये माना जाएगा कि वो रेंट जो है वो ड्यू है। यदि कोई लगान की कोई भी किस्त निर्धारित तिथि पर या उससे पहले नहीं चुकाई जाती तो वह तिथि के अगले दिन से ही बकाया मान लिया जाएगा। और जैसे ही वो डेट ओवर हो जाती है उसके बाद से ब्याज स्टार्ट हो जाता है और जो लैंडलॉर्ड है वो ब्याज लेने का हकदार हो जाएगा। और ब्याज की दर क्या होगी, वही होगी जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में जारी करे। तो सिंपल सा सेक्शन है 152। सेक्शन 153 बकाया के लिए गिरफ्तारी पर रोक, प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट फॉर एरियर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर लगान ड्यू है तो उसकी वसूली के लिए लैंडलॉर्ड किराएदार को गिरफ्तार नहीं करवाया जा सकता, उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उसे डिटेंशन में रखा जा सकता है। किराएदार को ना हिरासत में और ना ही निरोध में रखा जा सकता है। यह सुरक्षा बकाया वसूली के लिए जारी की गई डिक्री के निष्पादन के दौरान लागू होती है। किराएदार की शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो ये 2 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर रेंट ड्यू है तो लैंडलॉर्ड उस रेंट को वसूल करने के लिए ना तो टेनेंट को अरेस्ट करवा सकता है ना डिटेंशन में रखवा सकता है, कुछ भी ना ही प्रिवेंट्स उसको करवा सकता है। सेक्शन 154 बकाया लगान की वसूली की विधि। 153 बात करती है कि ना अरेस्ट करवा सकते हो आप ना ही डिटेन करवा सकते हो, तो फिर क्या प्रोसेस है वसूलने की। तो 169 के अंडर आप उसको नोटिस देकर वसूल किया जा सकता है। और लेकिन ये तभी वसूल किया जाएगा जब इस अधिनियम में वसूली के लिए कोई विशिष्ट अलग से तरीका ना दिया गया हो तो, यानी ये सबसे लास्ट तरीका है 169। इसके अलावा जो पहले और कोई तरीके दे रखे हैं वैसे वसूला जाएगा, लेकिन अटेंशन और डिटेन नहीं करवा सकते। सेक्शन 155 बात करता है सह काश्तकार के विरुद्ध बार सूट अगेंस्ट द को टेनेंट। ये सेक्शन कब लागू होता है कि मान लीजिए एक होल्डिंग है और उसमें एक से ज़्यादा टेनेंट काम कर रहे हैं और एक टेनेंट ने उस दूसरे टेनेंट के बदले में रेंट पे कर दिया
और ये जो पहले वाला टेनेंट है ये इसको वापस पैसे दे ही नहीं रहा है, वो रेंट नहीं दे रहा है, तो अब दूसरे वाला टेनेंट पहले वाले से वसूली के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो इसमें मुकदमे का आधार क्या है? सूट केवल भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए लाया जा सकता है जो किसी दूसरे सह काश्तकार की ओर से दी गई हो। शर्त क्या है? सह काश्तकार ने या तो भुगतान किया हो या उससे वसूल किया हो। उसको कैसे वसूला जाएगा? सूट इंस्टीट्यूट करके, अरियर्स के रूप में हो, फिर दूसरे खाते में ओन अकाउंट किया हो। और इसमें सूट इंस्टीट्यूट करने की लिमिटेशन क्या है? 3 साल है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन सब छोटी छोटी है लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 156 दावों का संयोजन, जॉइंडर ऑफ क्लेम्स, ये कब लागू होता है? ये कोर्ट एंड सॉरी जब लैंडलॉर्ड सूट इंस्टीट्यूट करता है तो बहुत सारे क्लेम्स को एक साथ में जॉइंट किया जा सकता है। यानी अगर वो एक ही जगह पे बहुत सारे खेत के संबंध में वसूली का अधिकार रखता है तो वो उन सब दावों को एक करके सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ वादी को अधिकार है, यानी लैंडलॉर्ड एक ही मुकदमे में एक ही किराएदार के खिलाफ लगान के बकाये के लिए कई दावों को एक साथ शामिल कर सकता है। शर्त क्या है? कि वो एक ही गांव में होनी चाहिए सारी होल्डिंग। ये तभी संभव है जब वे दावे उसी गांव में स्थित होल्डिंग के संबंध में हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो डिक्री जारी करेगा उन सब में एक अप्रोक्स लिमिट बता देगा। नहीं, उसमें अगर अलग अलग होल्डिंग है तो उनको अलग अलग जो भी बकाया है उसका बिल्कुल अलग अलग उल्लेख किया जाएगा। संयुक्त मुकदमे की डिक्री में प्रत्येक जोत के लिए बकाया की राशि का अलग अलग उल्लेख किया जाएगा। तो इसकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंडर ऑफ क्लेम्स कहाँ दे रखा है? सेक्शन 156 में। सेक्शन 157 प्राकृतिक आपदा हेतु लगान में छूट। ये जब सूट लैंडलॉर्ड की ओर से इंस्टीट्यूट किया जाता है तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, न्यायालय की ये शक्ति है कि वो अगर चाहे, यदि न्यायालय को लगे कि पूरा लगान चुकाना न्यायोचित नहीं है, इक्विटेबल नहीं है, तो उसमें कुछ रेमिट भी कर सकता है, रेमिशन भी दे सकता है। अगर टेनेंट ये प्रूव कर दे कि सूखा, ओलावृष्टि, कीट, रेत या इन सब की वजह से उसकी फसल में कमी हुई है, उत्पादकता में कमी हुई है, तो न्यायालय के पास ये डिस्क्रिशन है कि उतनी छूट दे सकता है जो विशेष अवधि के लिए उचित समय लगे। ये छूट केवल उस अवधि के लिए मान्य होगी, भविष्य के लगान के लिए प्रभावित नहीं होगी। इन फ्यूचर तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस पेमेंट की रेंट की बात लैंडलॉर्ड कर रहा है, अगर उस दौरान अगर ऐसा कुछ हुआ है नेचुरल डिजास्टर, तब कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो उसमें छूट दे सकता है। सेक्शन 158 सिंचाई शुल्क की वसूली, ये सिंपल सी सेक्शन है। ये सेक्शन तब अप्लाई होगी जब हमने पढ़ा था नाल बट वाला, और इरिगेशन से रिलेटेड अगर शुल्क बकाया है तब उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसका सिंचाई शुल्क या नाल बट के कारण पैसा बकाया है वह उसकी वसूली के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। इसमें दो प्रकार के सूट विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, एक तो सिंचाई शुल्क और एक नाल बट का। अगर किसी ने सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया और उसका पैसा नहीं चुकाया तो वो कोर्ट में केस कर सकता है। बस ये इतना हमें याद रखना है कि 158 जो है वो सिंचाई शुल्क से रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड। सेक्शन 159 भू राजस्व बकाया की वसूली के लिए, रिकवरी एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर वो भूमि ऐसी है जो सीधी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है और उसमें अगर लगान बकाया है तो उसके लिए ये बात करता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके तहत अगर कोई भी सूट होगा या कोई भी प्रोसीडिंग होगी वो राजस्थान कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स 1958 इस एक्ट के तहत होगी, उसको रिकवर करेगा ये एक्ट। ठीक है। दूसरा, अगर कोई लिमिटेशन बार है तो वो वसूला नहीं जा सकता। अगर टाइम बार्ड रेंट हो गया है तो उसको नहीं वसूला जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लिमिटेशन में भी पढ़ते हैं। चैप्टर 10 की लास्ट सेक्शन है सेक्शन 160, भुगतान से सामान्यतः का इनकार। अगर टेनेंट भुगतान करने से इनकार कर देता है तो सरकार की घोषणा है कि क्षेत्र में रिफ्यूज़ल होने पर सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और उस वसूली की प्रक्रिया को बदल दिया जाएगा। भूस्वामी के पास में ये राइट होता है कि वो सीधा मुकदमा करने के बजाय पहले कलेक्टर को एक लिखित में आवेदन कर सकता है और कलेक्टर के द्वारा उसकी वसूली करवाई की जाएगी। कैसे वसूली होगी? जैसे कि वो भू राजस्व हो, लैंड रेवेन्यू। इस आदेश के संबंध में कलेक्टर को किसी भी मुकदमे में प्रतिवादी नहीं बनाया जाएगा। अब अगर उसने डिस्प्यूट को सॉल्व किया तो इसका तो ये नहीं है कि पार्टीज़ बना दो, कलेक्टर को पार्टीज़ नहीं बनाया जाएगा।
वसूली खर्च 7.5% किराएदार देगा और विवाद होने पर कलेक्टर इन दोनों के पक्षों को आपस में बांट सकता है किसको कितना आना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।